तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किंग रैथमस, रसल और बाकी सभी को ये बताते हैं कि सर एपेक्स जो कि केल के सपोर्ट के लिए भेजे गए थे, वो वहाँ के दो सुपर ह्यूमंस के अनडेड आर्मी द्वारा हार चुके हैं। और उनकी यह बातें सुनकर सभी के सभी उसी वक्त शॉक हो जाते हैं। देन अब इस चैप्टर में आगे फिर यहाँ हमें सर एपेक्स की हालत बताई जा रही थी कि वो जंग के दौरान आखिर कैसे इतने ज्यादा जख्मी हो गए। उनके सामने जो दो सुपर ह्यूमंस थे वो इनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके हैमर को भी काफी नुकसान पहुंचा। वो यहाँ जख्मी हालत में उन्हें कह रहे थे, ये कमीने। वहीं सामने से वो दो सुपर ह्यूमंस इसे कहते हैं, क्या बात है, इतनी देर तक टिके रहना, वो भी इतना घातक वार सहने के बाद। सच में एंडीमेंस के वासी इतने भी कमजोर नहीं है। वहीं दूसरा वाला कहता है, हाँ चाहे जो कुछ भी कह लो, और ज्यादा देर तक के लिए नहीं टिकेगा ये। और ये सफेद बालों वाला होता है इंपीरियल सुपर ह्यूमन वॉल्टर पिगलेट। वहीं दूसरा वाला होता है इंपीरियल सुपर ह्यूमन गैबल एनआईजीएल। फिर वो अपने साथी से कहता है, तो क्या तुम बेट लगाना चाहोगे कि इसका सर आखिर कौन काटता है। वहीं वो सफेद बालों वाला कहता है कि अच्छा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे इस चीज में। और वहीं फिर इस तरफ सर एपेक्स उन्हें देखते हुए सोच रहे होते हैं, ये एक डुअल स्वॉर्ड्समैन है, वो भी एक क्विक ब्लेड टेक्निक के साथ ही में उसके साथ जो है वो टॉप क्लास का मेज है। इन दोनों से मेरा मुकाबला करना मेरे लिए काफी घातक हो सकता है। मैंने कुछ देर पहले सोल्जर्स को वापस लौटने के लिए कह दिया था, अब शायद मुझे भी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सर एपेक्स यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये दो सुपर ह्यूमंस दोबारा से उन पे घातक अटैक कर देते हैं। ये कहते हुए कि अच्छा, तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, अरे तुम हमारे कीमती खजाने हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। और यहाँ सर एपेक्स अपने उस हैमर से या फिर पलटवार के रूप में कहीं है डिफेंस में उनके आने वाले इस अटैक को डिफ्यूज कर देते हैं। और फिलहाल अभी के लिए किसी भी तरह सर एपेक्स सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन दोबारा लड़ाई के लिए वो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए किंग रैथमस बाकी सभी को बता रहे होते हैं। फिर दोबारा किंग रैथमस ये कहते हुए बताते हैं कि अब वो इंपीरियल आर्मी ग्रैनरी रीजन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे लिए वो जगह कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ड्यूक रसल, लगता है कि तुम्हें केल में जाकर उन्हें देखना होगा। किंग का ये फैसला सुनते ही उधर से मिसडारे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, वहाँ पर दो सुपर ह्यूमंस है, वो भी अपनी अनडेड आर्मी के साथ, कैसा रहेगा अगर मैं जाऊँ वहाँ पे। तो फिर हिज मैजेस्टी कहते हैं, ड्यूक रसल तुम्हारा एक डिसिपल है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें उसके प्रति काफ़ी फिक्र है, लेकिन साथ ही में वो मेरा प्यारा सन इन लॉ भी है। एक ऐसे वॉर में अपने एक प्यारे फैमिली मेंबर को भेजना क्या कोई आसान बात होती है। और अगर राज्य की सबसे बड़ी ताकत ही कैपिटल छोड़ के चले जाएगी तो उन इंपीरियल का सीधा निशाना ये कैपिटल बन जाएगा, इसीलिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तभी रसल कहता है, राज्य का ड्यूक होने के नाते मैं रसल रेमंड आपकी सारी बातों को स्वीकार करता हूँ। मैं वहाँ जाकर उन एम्पायर को दिखा दूंगा कि मैंने क्या सीखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हिज मैजेस्टी कहते हैं, हाँ कहो ना। मैं चाहता हूँ कि आप केल में सभी लोगों से कह दें कि वो आसमान साफ रखें। फिर सीन स्विच होता है और हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसेस सेकेट और उसका हस्बैंड यानी कि ड्यूक रसल बात कर रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसेस सेकेट उसे कह रही होती है कि हाँ, अगर तुमने पेपर की मदद से उस बैटलफील्ड में जल्दी से जाने का सोचा है तो तुम बिल्कुल सही हो। उन इंपीरियल वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। तुम अभी अभी आए हो और तुम दोबारा बैटलफील्ड में जा रहे हो। एक प्रिंसेस होने के नाते मैं ये बात बेहद अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी लवर होने के नाते ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हकेट को अच्छा नहीं लग रहा था कि रसल आ रहा है और दोबारा चले जा रहा है। फिर उसके बाद प्रिंसेस हकेट रसल के उस रोब को देखती है जो उसने पहना होता है, उसे वो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिख रहा था, और इसीलिए वो उसे यहाँ पर एक नया उपहार के रूप में एक रोब देती है। और रसल जब इस पहनावे को पहन लेता है तब वो कहती है, मैंने ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया था, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। जिसमें रसल कहता है कि हाँ, मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। वहीं रसल अपने कंधे में दिए गए इस ड्रैगन के साइन को देखता है और बगल से वो सर्वेंट धीरे से ही बताती है कि प्रिंसेस हकेट ने इसे कई रातों तक जाग कर खुद से अपने हाथों से बनाया है। और ये बात सुनकर प्रिंसेस हकेट थोड़ी शर्मा रही थी तो वो कहती है, ठीक है बस चुप हो जाओ। जिसके बाद फिर रसल उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हकेट, अब तक का मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा गिफ्ट मिला वो ये है। फिर हकेट उसे रोमांटिकली पकड़ती है और कहती है कि इस रोब को देखकर मेरे बारे में सोचना और जल्दी लौट आना। फिर रसल कहता है, मैं ज़रूर आऊँगा, बिना नाकाम हुए, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर केल का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट्स अनडेड से लड़ रहे होते हैं। देन यहाँ पर इस नाइट की स्वॉर्ड उस अनडेड में फंस जाती है उसके छाती में जाकर, और वो अनडेड उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी उधर से सर एपेक्स आ जाते हैं और इस नाइट की जान बचा लेते हैं। जख्मी हालत में होने के बावजूद भी वो यहाँ पर आके इनकी मदद करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा देखते हुए वो गार्ड कहता है कि सर एपेक्स, आप तो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसमें एपेक्स जवाब देते हुए उन्हें कहते हैं, जब मेरी पूरी अलाइज इतनी ज्यादा खतरे में है तो आखिरकार मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। इसके बाद सर एपेक्स सामने की ओर देखकर ये सोचने लग जाते हैं, अगर हम यहाँ पर भी रुक गए
तो ये बिल्कुल उस ग्रेनेरी जोन की तरह होगा जैसा लास्ट टाइम हुआ था, और यहाँ 70% मिलिट्री अभी मौजूद है। नहीं, मैं यहाँ पर किन्हीं की जाने नहीं जाने दे सकता। वहीं अचानक सामने से एक हमला आता है जिसमें सर एपेक्स अपने उस हैमर से इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, और ये हमला उन्हीं 2 सुपर ह्यूमंस ने करा था जिन्होंने पिछली बार सर एपेक्स को इतना ज्यादा घायल कर दिया था। और वो सर एपेक्स को इस बार देखते हुए कह रहे होते हैं तुम कहीं ना कहीं जरूर छुपे होगे लास्ट टाइम बचने के बाद। अब यहाँ वापस हमसे मुलाकात हुई, लगता है तुम मरने के लिए बहुत बेताब हो। फिर सर एपेक्स अपने सभी सोल्जर्स को ये कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर हैं, सभी के सभी अपने डिफेंस फॉर्मेशन में चले जाएं। और अचानक से ये सुपर ह्यूमन सर एपेक्स पे दोबारा से हमला करते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम दोबारा भागने की कोशिश कर रहे हो। सर एपेक्स कहते हैं मैंने बस अपने सिपाहियों को पीछे हटने के लिए कहा है, मैं नहीं हटा। देन तभी एक दूसरा जोरदार अटैक आता है जिसे सर एपेक्स डॉज कर जाते हैं और यहाँ पीछे आकर सोच रहे होते हैं तरीके, अगर इनमें से कोई एक मेरे से लड़ रहा होता तो शायद मेरे लिए थोड़ी आसानी होती। फिर वहीं वो वॉल्टर पिगरेट अपने हाथों में जोरदार हमला लेते हुए आगे बढ़ता है, साथ ही ये कहता है कि लेकिन फिर भी तुम इस वक्त पिछली बार से भी ज्यादा धीमे हो। और सीधा ये वार सर एपेक्स के चेहरे के सामने ये कहते हुए तुम्हारा खेल खत्म। वहीं फिर ऊपर से एक जोरदार फायर टॉर्नेडो आता है जिससे कि इसका ये वार सर एपेक्स को छू तक नहीं पाता और ये पीछे की ओर आ जाता है। वहीं उसका दूसरा साथी कहता है कि ये क्या है, ये आखिर अटैक आया कहाँ से। और यहाँ एंट्री होती है ग्रैंड ड्यूक रसल रेमंड की, जो कि कहते हुए आ रहा होता है लगता है मेरा एक बार खाली गया, जैसा कि एक सुपर ह्यूमन से सोचा गया था। इन्हें हराना इतना भी आसान नहीं होगा। वही नोटिफिकेशन स्क्रीन शो होती है जिसमें वही चीज बताई जाती है कि सर एपेक्स की जान बचाओ इन दुश्मनों से छुड़ाते हुए। देन रसल सर एपेक्स के पास चले जाता है और उनसे कहते हैं कि सर एपेक्स क्या आप ठीक तो हैं? मुझे यहाँ पर मैजेस्टी के ऑर्डर से भेजा गया है। सर एपेक्स कहते हैं ओह ड्यूक रसल रेमंड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। फिर रसल कहता है आप मेरे सीनियर हैं, आप कंफर्टेबली बात कीजिए। वहीं फिर उधर से वॉल्टर अपना अगला हमला करते हुए इनसे कहता है बस बहुत हुआ, बहुत रिलैक्स कर लिया, अब वक्त आ गया है तुम दोनों के मरने का। फिर यहाँ सर एपेक्स कह रहे होते हैं ये काफी एम्बेरसिंग है, एक अपने जूनियर से मदद लेना, लेकिन जैसी अभी सिचुएशन है तो मुझे सच में मदद की जरूरत है। फिर रसल उनसे कहता है कि इस हिसाब से अभी हमें एक एक ओपोनेंट चुन लेना चाहिए, आपको कौन सा चलेगा। फिर सर एपेक्स उस मेज की ओर इशारा करते हुए कहते हैं ये मुझे चलेगा, ये तकरीबन मेरे हिसाब का होगा, या शायद मैं इसे संभाल लूंगा। और ऐसा सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इससे कहता है अच्छा बूढ़े कहीं के, तुझे सच में ये लगता है कि तुम मुझे संभाल सकता है? मैं तुझे तेरे डिसीजन पे पछतावा दिला दूंगा। ऐसा कहकर सर एपेक्स पे जोरदार हमला कर देता है। फिर सर एपेक्स कहते हैं अच्छा तो तुम बोलते भी हो। वहीं इस तरफ हम देखते हैं वॉल्टर रसल की ओर आगे बढ़ते हुए उसे कह रहा होता है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी है, तुम उस फ्लेम टावर की उस बूढ़ी औरत के शिष्य हो, है ना? फिर रसल बहुत गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से उनका नाम लेने की भी। फिर वॉल्टर कहता है अच्छा देखकर लगता नहीं है उस बुढ़िया ने तुम्हें कोई मैनर्स सिखाए हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से तमीज सिखाऊंगा। वहीं फिर यहाँ पर रसल अपना सोलोमोन का क्राउन एक्टिवेट कर लेता है और वहीं वॉल्टर उधर से एक जोरदार हमला रसल पे कर देता है। रसल अपने इस क्राउन के मैजिक की वजह से वहां से बच जाता है और फिर शर्बेट से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए एक बैकअप क्रिएट करो। और फिर वो अपने शर्बेट की मदद से एक आइस एक्सप्लोजन का अटैक करता है। ये देखकर वॉल्टर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस आइस वाला अटैक करेगा। शर्बेट यही सोचता है कि मुझे तो लगा था ये फ्लेम टावर से है तो फायर जैसे अटैक करेगा, लेकिन इसका ये अटैक और इसकी मानव शक्ति तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और फिर यहाँ पर वॉल्टर अपनी पूरी तेजी से और ज्यादा जोर से रसल पर हमला करने लग जाता है। दोनों आपस में यहाँ पर कई बार टकराते हैं। रसल कई बार उनके हमलों से बचता है और जिस प्रेशर में वॉल्टर रसल की ओर आगे बढ़ रहा था, रसल उसे देखकर सोचता है ये तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, यहाँ तक कि ब्लेन ट्रोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर ऐसा है तो कंप्रेस ग्रेविटी। और यहीं पर रसल कंप्रेस ग्रेविटी की मदद से वॉल्टर को उसी जगह पर रोक देता है और अपने सारे फायर पावरफुल अटैक एक ही स्ट्राइक में लगा देता है, कैरेनियस स्टैक X5। और ये देखते हुए वॉल्टर कहता है लगता है मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और एक जोरदार अटैक होता है वॉल्टर पर, बहुत बड़ा धमाका होता है। वॉल्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है एक ऐसा चूसा जो मेरी आधी जिंदगी भी नहीं जिया है और वो यहाँ मेरी बराबरी कर रहा है, मैं वो जिसने अपनी आधी जिंदगी अपनी मैजिक को दे दी, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। ये कहते हुए वॉल्टर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है और उसके छाती से एक जोरदार बिजली की तरंगे निकलती है जिससे रसल अचानक से डॉज कर देता है। और यहाँ पर वॉल्टर पहले से कई ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ चुका था, उसका लुक और ज्यादा भयानक लग रहा था और वो कह रहा होता है अच्छा यही एक कारण है जिस वजह से ये एम्पायर की सबसे पहली किल लिस्ट में है। अगर मैं इसे यहाँ पर जिंदा छोड़ देता हूँ तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और वॉल्टर अपनी और भी ज्यादा ओवर हेल्पिंग पावर के साथ कहता है भले ही मैं यहाँ पर मर जाऊं लेकिन साथ में तुझे भी लेकर जाऊंगा, मैं तुझे खत्म कर रहूंगा।
सबसे पहले तो यार तुम लोगों से माफ़ी चाहूँगा वीडियो इतनी ज़्यादा लेट कर देने के लिए। मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो जल्दी अपलोड हो, लेकिन इस बार थोड़ी लेट हो गई तो उसके लिए माफ़ कर देना।